हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि आपको पता है कि पॉलिटिकल साइंस का जो आपका है मिड टर्म आने वाला है और मैंने 2 वीडियो आपकी बना दी है और ये आपकी तीसरी वीडियो है जिसमें मैं कुछ चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के कुछ क्वेश्चन जो हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 एंड 5। ओके, देखिए इसमें से जो क्वेश्चन आता है आपका ये वाला क्वेश्चन कन्फर्म है आना कि जो आपकी राजनीतिक कार्यपालिका है और एक स्थायी कार्यपालिका में है, इसमें 4 अंतर पूछ लेता है, फिर आपसे इस पर अंतर पूछ लेता है। ठीक है, जो 4 चैप्टर आपका कार्यपालिका वाला। तो देखिए राजनीतिक कार्यपालिका नाम से कह रहा है राजनीतिक, तो राजनीतिक कार्यपालिका में आते हैं आपके नेता लोग। ठीक है, तो इनका जो चुनाव है आप 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है। एक तरीके से जो सरकार बनाई जाती है उनकी बात करी जा रही है यहाँ पे जो आते हैं, तो 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है, समय से पहले भी हटाई जा सकती है। इसका मतलब ये है कि जो सरकार होती है कभी भी गिर जाती है, जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कि मान लीजिए अभी भाजपा की सरकार है और कुछ ऐसा हुआ कि जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं पार्टी वाले, अगर वो वापस अपना सपोर्ट पीछे खींच ले तो वो सरकार गिर भी सकती है। तो राजनीतिक कार्यपालिका में क्या होता है, इनका जो है 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, लेकिन एक ऐसा भी है कि इनको समय से पहले हटाया भी जा सकता है। और इसके अलावा क्या है कि अपने कार्यों में ये निपुण नहीं होते। निपुण मीन्स क्या है कि जैसे कि आप जानते ही हैं कि नेताओं पर कितने एक तरीके से आरोप लगते हैं कि नेता लोग जो हैं पैसे खाते हैं, या फिर कुछ लोग नेता ऐसे भी हैं जो काम करते हैं लेकिन फिर भी ये अपने काम में निपुण नहीं होते। तो ये आप इसके मतलब इसके बारे में लिख सकते हैं 3 बातें कि 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है, समय से पहले हटाई जा सकती है और अपने कार्यों में निपुण नहीं होते हैं। तो ये होती है आपकी एक राजनीतिक कार्यपालिका। और नाउ अब हम बात करेंगे स्थायी कार्यपालिका। तो नाम में ही क्या आपकी स्थायी कार्यपालिका, स्थायी मीन्स फिक्स या फिर परमानेंट। तो परमानेंट कार्यपालिका के तरीके से आप ये समझेंगे कि जो आपने ब्यूरोक्रेसी पढ़ी होगी या फिर जो नौकरशाही वर्ड पढ़ा होगा, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको भी आप स्थायी कार्यपालिका में ला सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें एक रिटायरमेंट की आयु होती है, जैसे कि होता है ना कि 60 वर्ष पे हटाया जाएगा या फिर 62 वर्ष पे हटाया जाएगा, तो एक ये होता है। इसके अलावा ये जो मतलब होते हैं स्थायी कार्यपालिका में, ये अपने काम में बहुत ही ज़्यादा दक्ष होते हैं और निपुण होते हैं। ठीक है, और यही जो है अपने अपने कार्य में दक्ष हैं और निपुण हैं, तो यही लोग क्या करते हैं, ये जो राजनीतिक कार्यपालिका है ना, इसकी ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये इनके बीच का अंतर है। तो राजनीतिक में नेता लोग की बात करी गई है और स्थायी कार्यपालिका में एक तरीके से जो एग्ज़ाम क्लियर करके आते हैं वो आते हैं, मतलब जैसे कि अगर आप यूपीएससी की बात करते हो, यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उसमें से आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बहुत सारे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप उसको एक तरीके से स्थायी कार्यपालिका में आप रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका स्थायी कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका में अंतर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको कर लीजिए कि ये क्वेश्चन आना तय है। चलिए, ये जो चैप्टर है आपका इस एक और है कि ये संसदीय कार्यपालिका में पूछेगा। जो कार्यपालिका होती है 3 तरीके की होती है, अध्यक्षात्मक, अर्ध अध्यक्षात्मक और तीसरी होती है आपकी संसदीय। तो संसदीय कार्यपालिका जो है वो आपके भारत में है, इसका मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो सरकार का प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। जैसे कि अभी के समय अगर मैं बात करूं तो जो सरकार है आपकी केंद्र सरकार, उसमें जो प्रमुख है वो कौन है, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये सरकार के प्रमुख है। इसके अलावा क्या होता है, जो यहाँ पर राष्ट्र का प्रमुख होता है वो कौन होता है, आपका राष्ट्रपति होता है। और विधायिका में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है कि जो आपके विधायिका के चुनाव होते हैं हर 5 वर्ष में। तो अभी जैसे कि मान लीजिए जो चुनाव हुए थे आपके 2019 में, तो उसमें क्या हुआ, जो बहुमत दल वाला नेता था उनमें से किसी को चूज करके प्रधानमंत्री बनाया गया था, जो कि हमारे नरेंद्र मोदी बने थे। ठीक है, तो ये क्या होता है कि विधायिका में बहुमत दल का नेता होता है। ये विशेषताएं हैं आपकी संसदीय कार्यपालिका की। और एक और क्या इसमें कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये उत्तरदायी होते हैं यानी कि आंसरेबल होते हैं, इनको जवाब देना पड़ता है कुछ भी, मतलब मान लीजिए देश में कुछ भी हो रहा है, मान लीजिए कोई गलत बिल ले लिया, तो जितने भी विधायक लोग हैं या फिर जो सांसद वगैरह हैं ये क्वेश्चन रेज करते हैं संसद में, तो इनको जवाब देना पड़ता है। तो ये आपकी इस क्या होती है, एक संसदीय कार्यपालिका की विशेषताएं होती हैं, जो कि आप 4 बता सकते हैं कि प्रमुख प्रधानमंत्री, किसका, सरकार का, देश का प्रमुख राष्ट्रपति, और बहुमत वाला जो दल होता है वही बंदा मतलब उसी में से किसी को चूज़ किया जाता है प्रधानमंत्री बनने के लिए। और ये जो होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं, यानी कि इनको जवाब देना पड़ता है कुछ भी कार्य करने का, या फिर कुछ गलत किया है फिर कुछ सही किया है तो भी। ठीक है, तो ये हो गया आपका संसदीय कार्यपालिका की 4 विशेषताएं। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे कि आपको पता भी होगा तो उसी के पीछे का रीज़न पूछा, जैसे कि इसमें है कि आमतौर पर देखा गया है कि संसदीय कार्यपालिका वाले देशों में प्रधानमंत्री बहुत प्रभावशाली तथा शक्तिशाली बन जाता है। ऐसा किन कारणों से होता है, जैसे कि आपको पता ही है कि अगर आप टीवी खोलेंगे ना, तो आपको सबसे पहले ना आपके देश का जो प्रधानमंत्री है उसी से रिलेटेड न्यूज़ दिखती है आपको। ठीक है, और देश में फेमस भी कौन होता है, प्रधानमंत्री। देश में कुछ भी हो प्रधानमंत्री उसमें जरूर आता है। तो आखिर ये किन कारणों से होता है, हम उसकी
चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला आपका यहाँ पे कि मंत्री परिषद पर नियंत्रण। एक जो मंत्री परिषद की जो टीम होती है प्रधानमंत्री ही तय करता है, तो उस पर नियंत्रण जो है फिर जिसका हेड जो है वो प्रधानमंत्री होता है। एक तो इस वजह से इसका ये प्रभावशाली है और शक्तिशाली है। इसके अलावा जो आधिकारिक वर्ग है उस पर इसका जमाव देखा जाता है, इसका प्रभाव देखा जाता है। इसके अलावा जो आपकी पूरी की पूरी लोकसभा है, उस लोकसभा में जिस भी दल के पास बहुमत होता है वो लोकसभा का नेतृत्व करता है। तो अभी के समय कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनके पास लोकसभा में बहुमत है उनकी पार्टी के पास। इसके अलावा ज़्यादातर जो है मीडिया तक पहुंच जो होती है प्रधानमंत्री की देखी जाती है। इसके अलावा चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व का उभार होता है। जैसे कि मान लीजिए अभी मान लो कि लोकसभा के चुनाव होंगे, तो लोकसभा के जैसे चुनाव होते हैं ना, उसी समय तय कर दिया जाता है कि अगर भाजपा जीतती है तो प्रधानमंत्री जो बनाया जाएगा और नरेंद्र मोदी को बनाया जाएगा, और कांग्रेस जीती है तो ये जो आपके राहुल गांधी हैं उनको बनाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि चुनाव के दौरान उनका जो व्यक्तित्व होता है उसका बहुत ज़्यादा उभार होता है, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि, यानी कि देखिए जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वगैरह होते हैं, मान लीजिए बहुत सारे देश हैं, चाइना आया है, फ्रांस आया है, ब्रिटेन है, और इंडिया भी है इसमें से। तो इसमें जो है इंडिया को जो रिप्रेजेंट करेगा वो आपके कौन करेंगे? प्रधानमंत्री ही करते हैं, जैसा कि आप न्यूज़ में देख सकते हैं। और इसकी वजह से इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं, अगर आपने न्यूज़ अगर आप देखेंगे तो न्यूज़ से ही बहुत सारे आंसर आपके बन जाएंगे कि विदेशी यात्रा जो भी होती है उसमें जो है आपका कोई भी जाए ना जाए, प्रधानमंत्री जरूर जाते हैं। जैसे कि बहुत समय न्यूज़ भी ऐसी आती रहती है कि जो प्रधानमंत्री हैं अपने देश में तो रहते नहीं हैं, इधर से उधर रहते हैं। ठीक है। तो ये भी है कि विदेशी यात्राओं के दौरान जो है प्रधानमंत्री का आना जाना लगा रहता है। और यही सब कारण है, आपके 7 कारण, जिसकी वजह से जो आपके प्रधानमंत्री हैं ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली भी हैं और शक्तिशाली भी हैं, और इनकी पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ी हुई है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि आखिर जो है हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, वे उसके महत्व क्यों हमें बताना है। तो इसमें क्या है? विधि निर्माण। विधि निर्माण मतलब क्या होता है? विधि निर्माण आप समझ जाइए कि जो भी नियम या फिर कानून बनाए जाते हैं वो संसद में ही बनाए जाते हैं, इसीलिए संसद की आवश्यकता है। इसके अलावा जो भी बजट पारित किया जाता है, जैसे कि आपको पता होगा बजट आता है देश का कि हम किस सेक्टर पे कितना पैसा खर्च करने वाले हैं, तो वो भी संसद में होता है। इसके अलावा सरकार पर नियंत्रण, मान लीजिए अभी भाजपा की सरकार है, तो भाजपा की जो सरकार है उस पर नियंत्रण कौन करेगा? विपक्षी पार्टियाँ करेंगी। और कैसे करेंगी? संसद में आकर के। तो ये भी है कि संसद जो है वो आपको मंच तैयार करके देता है, जिसके जरिए आप सरकार पर नियंत्रण बना सकते हैं। इसके अलावा संसद का एक और कार्य है कि संविधान में मान लीजिए कोई भी नियम है और उसमें आपको कोई भी थोड़ा बहुत चेंज वगैरह करना है, फिर कुछ नया जोड़ना है, तो वो भी कहाँ पर होगा? आपके संसद में ही होगा। और यही सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो संसद का जो महत्व है वो बढ़ जाता है, फिर जो संसद की आवश्यकता है यही है आपकी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि आपको अगर लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। मीन्स आप यही समझे, अगर आप लोकसभा के सदस्य हैं यानी कि आपके प्रधानमंत्री की बात करेंगे, कि जो लोकसभा का इलेक्शन जीता वही बंदा प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है। मतलब उसमें से चूज़ करना पड़ता है। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए कि आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा, आपकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, आप पागल या दिवालिया नहीं होने चाहिए, और आपके पास कोई दूसरा सरकारी पद नहीं होना चाहिए। तब जा करके आप जो है लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मतलब जो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के थे। आशा करता हूँ आपको समझ आ गए। अगर नहीं समझ आए तो एक बार और वीडियो को देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।